नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज हम जानेंगे वंशाक्रम के प्रोसेस के बारे में यानी हेरिडिटी का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में समझेंगे। और यहाँ हम ये जानेंगे कि हमारे माता-पिता से जो आनुवांशिक लक्षण हैं, जो हमें कुछ गुण मिले हुए हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वो कैसे हमारे में आ गए और हमारे से कैसे हमारी अगली पीढ़ी में चले जाएँगे। हम इसी बात को बहुत बेसिक से समझेंगे, बहुत बेसिक से जानेंगे। और ये मेरा मानना है कि एक अध्यापक के लिए ही नहीं, एक शिक्षक के लिए नहीं, एक करियर गाइडर के लिए ही नहीं, जो करियर को गाइड करते हैं, करियर कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनके लिए ही नहीं, एक मोटिवेटर के लिए नहीं, ये हर इंसान को इस टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है और अपने ज़िंदगी के बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक लक्षण अगली पीढ़ी में कैसे चले जाते हैं और ऐसा क्यों है। आने वाले दिनों में हमारा मुकाबला इंसानों से नहीं होगा। हमारे बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता है और जो हमारे बच्चों की मानसिक क्षमता है वो इंसानों से नहीं है, वो है रोबोट से। और ये बिल्कुल बात सत्य है। हमें अब ये जो कंपटीशन करना होगा आने वाले दिनों में, या इंसानों से नहीं करना होगा, इंसानों के बच्चों से नहीं करना होगा, ये रोबोट से करना होगा। और जो ये रोबोट से जो बच्चा कंपटीशन कर पाएगा, जो इसको बीट कर पाएगा, वही सोसाइटी में सबसे ज़्यादा सक्षम होगा, वही सबसे ज़्यादा सक्षम रहेगा। और जो इस रोबोट से मुकाबला नहीं कर पाएगा वो बिल्कुल भी सक्षम नहीं होगा। तो ये हम समझते हैं कि जो हमारे गुण होते हैं, जो हमारे लक्षण होते हैं, जो हमारी शरीर की संरचना का निर्माण करते हैं और जो हमारे मानसिक क्षमता का निर्माण करते हैं, वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आते हैं और कैसे उनका संचालन होता है और कहाँ पे वो होते हैं। पूरे संसार में बहुत सारे जीवधारी पाए जाते हैं। वह या तो एक कोशिका से बने होते हैं या तो बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं। और जो इंसान है ये बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक होती है और एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो जो हमारी कोशिका है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, जो मानव का शरीर है, वो यूकैरियोटिक कोशिका ही है। मतलब एक सबसे विकसित कोशिका हमारे शरीर में पाई जाती है। अब इन अगर कोशिकाओं का अंदाज़ा लगाएं कि कितनी हमारे शरीर में कितनी होती हैं, तो ये लगभग 37.5 ट्रिलियंस। और ये संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम किसी संख्या के आगे 12 जीरो लगाएंगे तब जाके ये संख्या पूरी होगी। इतनी इतनी कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं अपने आप में जिंदा होती हैं। मतलब ये भी एक जीवधारी होती हैं, एक जीवधारी की तरह काम करती हैं। तो अगर कंबाइंड फॉर्म में हम बात करें कि हमारे शरीर में कितने जीव पाए जाते हैं, तो इतने ट्रिलियंस, 37.5 ट्रिलियंस जीवों से हमारा ये शरीर बना हुआ है। और जब ये सेल आपस में मिल जाती हैं तो ये निर्माण करती हैं एक ऊतक का, और बहुत सारे ऊतक यानी टिश्यू जब आपस में मिल जाते हैं तो निर्माण करते हैं एक ऑर्गन्स का। और बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो ये एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, हमारा इंटेस्टाइन वाला जो सिस्टम है, उसके बाद में हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, यूरोजेनिटल सिस्टम है, जो हमारे जननांग बने हुए हैं, और बहुत सारे सिस्टम इस बॉडी में पाए जाते हैं। ये सेल ही इनका निर्माण करती हैं, ये सारे सिस्टम का। और इवन जब सारे सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो ये हमारा ह्यूमन बॉडी। और बहुत सारे जंतु ऐसे ही बने हुए हैं, सारे जंतु जितने भी हैं वो एक कोशिका से ही बने हुए हैं। और जो सबसे छोटे जीव हैं वो कोशिका से ही बने हुए हैं। अब कोशिकाओं से ना बनने वाले जीव भी हैं, जैसे कि वायरस, वायराइड्स, ये पूरी सेल तो नहीं होते, सेल से भी छोटे होते हैं। बैक्टीरिया एक सेल होता है और इनसे ये बहुत सारे लाभदायक भी होते हैं और बहुत सारे हानिकारक भी होते हैं। तो हम समझते हैं सेल में जो हमारे जेनेटिकल मटेरियल होते हैं, जिनसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारे आनुवांशिक लक्षण ट्रांसफ़र करते होते हैं, उनको ही जेनेटिकल मटेरियल कहा जाता है। जेनेटिकल मटेरियल बोलते हैं उनको। ये कहाँ पाए जाते हैं, अब हम एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं कि जो जेनेटिकल मटेरियल हैं वो कहाँ मिलते हैं, और बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं कि किसी को भी समझ में आ जाए। ये अपनी जो सेल है, इसकी बाहरी जो वाल होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर कुछ लिक्विड भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी सेल का जो लिक्विड होता है, साइटो का मतलब होता है सेल ही होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। और बीच का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस होता है बीच में। और इनमें बहुत सारे धागे नुमा संरचना पाई जाती है। इस धागे नुमा संरचना को क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं।
और इन्हीं डीएनए पे मौजूद होता है जीन, जिनसे इसी जीन के थ्रू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, जो हमारे लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, जो धागेनुमा संरचना होती है कैसी होती है, और इनसे क्या होता है कि कैसे मतलब अगली पीढ़ी में लक्षण चले जाते हैं। अब जो ये डीएनए होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक जेनेटिकल मटेरियल होता है। ये कैसे बने होते हैं, ये एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होती है। और ये वाला मॉडल जो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर का जो मॉडल दिया था वो दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। इन्होंने ये मॉडल 1953 में दिया था और इसी काम के लिए इनको 1963 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, यानी कि नोबेल प्राइज इनको दिया गया था बायोलॉजी के क्षेत्र में, इसी डीएनए की खोज करने के लिए। ये एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ से इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कैसा होता है डीएनए। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है और फास्टाइड ग्रुप पाया जाता है, जिनसे बने रहते हैं। और ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर दोनों पार्ट होते हैं, दोनों पोर्शन होते हैं, ये आपस में थायमीन, एडनिन और एटी और सीजी यानी साइटोसिन और गुआनिन से जुड़े रहते हैं। ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है जैसे हमारे घरों में रस्सियाँ होती हैं, उसी तरह से ये डबल लेयर का होता है। अब यहाँ से समझते हैं कि इनसे क्या निर्माण होता है, क्रोमोजोम कैसे बन जाते हैं। और क्रोमोजोम ही हमारे जेनेटिकल मटेरियल होते हैं। इन्हीं पे जीन, बहुत सारे जीन अवेलेबल होते हैं। तो क्रोमोजोम, ये वाला क्रोमोजोम है यहाँ पे ऐसा, जो ये एक्स शेप में स्ट्रक्चर है, ये वाला। इसमें से अगर हम खींचना चालू करेंगे, खींचना अगर चालू करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डीएनए मिल जाएगा। डीएनए निकलना चालू हो जाएंगे ऐसे करके। मतलब ये बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट होता है। जब सेल का डिवीजन होता है, मतलब एक सेल जब दूसरी सेल को बनाती है, एक सेल जब दूसरी सेल को बनाती है, तभी ये निर्माण कम्पैक्टेड में फॉर्म में आ जाते हैं। ऐसे ये पूरे सेल में उलझे हुए रहते हैं। नीचे क्या होता है, और नीचे आ जाइए यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला जब और ज़्यादा खींचेंगे तो हमको पूरा डीएनए मिल जाएगा। और जो इसका एक साइकिल होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो इसको बिल्कुल से खींच देंगे। जब हम लोग इसको खींच देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीन। और ये कहाँ से निकाले गए हैं, ये सेल से निकाले गए हैं। तो यही डीएनए होते हैं जिन पे बहुत सारे कोडान होते हैं, कोड होते हैं, जीन होते हैं। और इन्हीं जीन से एक लक्षण अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब एक क्रोमोजोम में, जो एक क्रोमोजोम होता है हमारा, इसमें लगभग 3000 जीन पाए जाते हैं। अब आदमियों में जो क्रोमोजोम की संख्या होती है वो 46 होती है, 46 नंबर में होते हैं, और ये जोड़े में पाए जाते हैं। तो अगर जोड़े में बात करें तो इनके जो नंबर होते हैं वो 23 होते हैं। ये नंबर में 23 होते हैं, यानी जोड़ों का अगर नंबर की बात करें तो 46 होते हैं, जोड़ों की बात करें तो 23 होते हैं। अब ये सेल के न्यूक्लियस में बिल्कुल इधर-उधर उलझे हुए रहते हैं, लेकिन जहाँ भी रहते हैं ये जोड़े में ही रहते हैं, मतलब डबल में रहते हैं। जैसे हम यहाँ देखें कि ये मतलब पहला जोड़ा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा है, ये छठवां है, सातवां, आठवां, और ऐसे ही 23 जोड़े होते हैं। लेकिन इसमें से जो 22 जोड़े क्रोमोजोम होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, मतलब समान होते हैं। और जो अगला जोड़ा होता है वो अलग होता है, यानी कि डिफरेंट होता है। जो फीमेल बॉडी होती है, यानी जो मादा शरीर होता है, जो औरतें होती हैं, उनके शरीर में ये कैसे होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। अब एक्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनकी इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो इनके आर्म होते हैं इसी तरीके से, वो चारों आर्म बिल्कुल बराबर होते हैं। एक्स की शेप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, या इसीलिए इनको एक्स बोलते हैं। और जो पुरुष होता है, यानी जो आदमी होता है, जो मेल होते हैं, उनमें एक एक्स होता है और एक वाई होता है। वाई क्यों होता है, जो दूसरा वाला क्रोमोजोम होता है वो थोड़ा छोटा होता है, उसकी एक टांग छोटी होती है, इसीलिए वाई स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और ये छोटे होने की वजह से ही ये हल्के होते हैं, और ये कमज़ोर भी होते हैं, थोड़े से कमज़ोर होते हैं। और जो बाकी के 22 क्रोमोजोम होते हैं जो समान होते हैं, उनको ऑटोसोम्स बोलते हैं। और ये वाले जो 23वां जोड़ा वाला क्रोमोजोम होता है, इनको सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। और यही डिसाइड करते हैं जो अगले वाले क्रोमोजोम होते हैं कि जो आने वाली संतान होगी वो लड़की होगी कि लड़का होगी। और हम ये जितने भी फैक्टर होते हैं, जितने भी जीन होते हैं, और जितने भी लोग हैं अभी
कहीं पे पुरुष प्रधान देश है तो कहीं महिलाओं को ज़्यादा इज्जत मिलती है। तो लोग इस फैक्टर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आने वाली जो संतान होगी वो लड़का होगी कि लड़की होगी, जबकि इसके बजाय और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि उसकी मानसिक क्षमता, उसकी शारीरिक बनावट, उसको सर्वाइव करने की कैपेसिटी, उसका इम्यून पावर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, उस पे कोई ध्यान नहीं देता। तो हमें जितने भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन पे हमें ध्यान देना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि कैसे होता है ये चीज़ें। इसको हम बना नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते, अभी हम आगे समझते हैं कि इसको क्यों नहीं बना सकते। क्योंकि जो इसका कॉम्बिनेशन होता है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं, इसके आधे क्रोमोसोम यानी 23 जोड़ी क्रोमोसोम हमारे एक पेरेंट से मिलते हैं, यानी माता माता से मिलते हैं, और जो 23 क्रोमोसोम होता है वो दूसरे पिता से मिलते हैं। इनके मिलने के बाद में ये हमारे बच्चों का निर्माण होता है, यानी हमारा खुद का भी निर्माण ऐसे ही हुआ है। तो ये निश्चित कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा क्रोमोसोम, कौन सा जीन, कौन सा कोडान किससे मिलेगा, कौन सा इफेक्टिव होगा, कौन सा कम इफेक्टिव होगा, ये बिल्कुल अलग होता है। अगर हम सोचें कि इनको काट के यहाँ पे लगा दें, जेनेटिकल इंजीनियरिंग में ये काम कर पाना अभी संभव है, लेकिन उससे कितना ज़्यादा गलत हो जाए, कितना ज़्यादा खराब हो जाएगा, किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि ये नेचर नेचर के विरुद्ध काम होगा। और इनको अरेंजमेंट करने का काम नेचर ने ही किया है, कैसे डेवलप किया है, कैसे एनवायरनमेंट के थ्रू ये अरेंज हो जाते हैं, कैसे ये ऐसे बन गए, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे बन गए, कैसे आ गए, कौन से जीन कहाँ जाएंगे, किसकी प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, ये किसी को मालूम नहीं है। इससे जेनेटिकल इंजीनियरिंग भी परेशान है। अगर कहीं पे कॉम्बिनेशन करवाता भी है तो जैसा वो सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता, कभी कभी तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है और काफ़ी केसेस में उल्टे ही हो जाते हैं। आप जो आदमी का शरीर होता है, यानी जो हमारा शरीर है, उसमें दो तरीके की सेल पाई जाती हैं, दो तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती हैं जो समसूत्री विभाजन करती हैं, यानी जो एक क्रोमोसोम का नंबर होता है उनमें उतना ही क्रोमोसोम चला जाता है। जैसे एक एक सेल में 46 क्रोमोसोम है तो अगली सेल में भी 46 ही क्रोमोसोम होंगे। उनकी मतलब डेवलप करने की क्षमता तो होती है, मतलब वो अगली ऑप्शन बना देती है, अपनी डॉटर सेल बना देती हैं। लेकिन एक हमारे बॉडी में सेल होती है जो अपने क्रोमोसोम की संख्या को आधी कर देती है, और उस विभाजन को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। और विभाजन के थ्रू ही अगले क्रोमोसोम का निर्माण होता है, अगली सेल का निर्माण होता है, उसी सेल से हमारा निर्माण होता है। जो पुरुष के शरीर में जो ये सेल डिवीजन होता है, जो हमारे जननांग होते हैं, वहाँ पे ही ऐसी कैपेसिटी होती है जो कि ऐसी अर्धसूत्री विभाजन होता है। बाकी जो हमारी सेल होती है पूरे शरीर की, वहाँ समसूत्री विभाजन होता है, मतलब शरीर का तो विकास होता है लेकिन गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है। तो जो मेल बॉडी में जो गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और जो मादा के शरीर में जो प्रोसेस होती है उसको ओगोनेसिस बोलते हैं। यहाँ पे स्पर्म सेल का निर्माण होता है मेल के बॉडी में, और मादा के बॉडी में एक अंडे का निर्माण होता है, यानी कि ओवम का निर्माण होता है। अब यहाँ से फिगर से समझ सकते हैं कि इनकी 2n का मतलब होता है कि 46 गुणसूत्र होते हैं। ये माइटोसिस होती है, इसमें मियोसिस होती है और गुणसूत्रों की संख्या वहाँ सेम हो जाती है। फिर से दोबारा से क्या होता है कि ये आधे आधे में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब एन एन बन जाती है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, यानी कि 23 हो जाती है। बाद में इनका जब डेवलपमेंट हो जाता है, मैचुरेशन हो जाता है, तो किसका निर्माण करते हैं, स्पर्म का। और यही सिंगल सेल है मेल बॉडी में जो फीमेल बॉडी में पहुंचती है और एक जायगोट का निर्माण कर देती है। फीमेल में भी सेम वैसे ही होता है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। ये थोड़ी सी और मैच्योर्ड होती है, यानी कि मेटाफेज इनका आता है और ये डिवाइड होना चालू हो जाती है, और इनमें इनमें भी आधी रह जाती है। लेकिन यहाँ पे 4 सेल बन, 4 सेल में से 3 सेल क्या हो जाती है, ये निष्क्रिय हो जाती है और एक सेल वेल डेवलप कर जाती है। और जब ये सिंगल सेल से एक सिंगल क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम का निर्माण तो बहुत सारा होता है लेकिन एक सिंगल सेल से केवल एक सिंगल क्रोमोसोम ही नॉर्मल कंडीशन में मिलता है, और वहाँ से एक जाइगोट का निर्माण हो जाता है। और अगली पीढ़ी में सारे लक्षण जो पिछली पीढ़ियों में होते हैं, इन क्रोमोसोम में पूरे बॉडी बनाने की क्षमता भी होती है, मानसिक विकास भी इनसे होता है, मतलब दिमाग बनाने की भी क्षमता होती है। और बहुत सारे कैरेक्टर इनमें डाल दिए जाते हैं, जो बड़े होने पे वो कैरेक्टर हमें दिखाई देने लगते हैं, हमारी बौद्धिक क्षमता और हमारी शारीरिक क्षमता भी।
लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कोई आदमी जो पढ़ा लिखा है, पढ़ाई लिखाई किया है, जितनी चीज़ें उसको याद है, तो मेमोरी आगे पीढ़ी में नहीं जाती, बल्कि दिमाग की क्षमता जाती है कि इस दिमाग की इतनी क्षमता है। अगर हम उस दिमाग की क्षमता को आगे चल के नहीं यूज करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब ये दोनों सेल जब निर्माण हो जाती है तो ये जाती है मादा के शरीर में, यानी कि फीमेल बॉडी में। और फीमेल बॉडी में जो यूटेरस की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसे ही होती है। और यहाँ से ये जो स्पर्म रहते हैं, जो सिंगल सेल वाले आधे आधे गुणसूत्र वाले जो स्पर्म रहते हैं, ये जब पहुँचते हैं कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। और इधर से ओवरी से अंडा निकलता है, ओवम, जो मैंने अभी सिंगल सेल बताया। यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि डबल सेल हो जाती है, 2n हो जाता है। इसके बाद में जितने भी हमारे जेनेटिकल सिम्टम होते हैं, इसके बाद में इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, जैसा भी बना है। जिन 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 जीनों का कम्बिनेशन हुआ है, जिन क्रोमोजोमों का कम्बिनेशन हुआ था, उनको हटाया नहीं जा सकता। और ये पहले दिन ही निर्धारित हो जाता है कि हमारे जो करैक्टर हैं वो हमारे बॉडी में कैसे आएंगे और किस तरह तरीके से रहेंगे और कैसे डेवलप करेंगे। फिर हो जाता है विकास, और एक ह्यूमन बॉडी का धीरे धीरे करके सेल डिवाइड करती है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, सूत्री समसूत्री विभाजन होता है, उनसे वेल डेवलप बॉडी बन जाता है। और उसके बाद में भी विभाजन चलता रहता है। और बड़े लोगों में भी सेल डिवाइड होती है, सेल मरती भी है, सेल डिवाइड भी होती रहती है। और यहाँ पे डेवलपमेंट चालू हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो लक्षण हमारे शरीर में है, जैसे मेरा दिमाग बहुत तेज़ है या मेरा दिमाग बहुत कम है, तो अगर हम उसको यूज ही नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जो दिमाग मिला है उसको दिमाग को यूज करना है। और जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, जो लोग बच्चे पैदा करना चाहते हैं, अपनी अगली पीढ़ी बनाना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, वो इनको जीन को कैसे चेंज करेंगे। जब जीन में जो चेंजिंग आती है वो हमारे गुणों में आ जाती है, हमारे व्यवहार में आ जाती है। तो अगर हम अपने व्यवहार को अच्छा बनाएंगे और अपने गुणों को डेवलप करेंगे तो ये जीन भी धीरे धीरे करके चेंज हो जाएंगे, और आने वाली हमारी अगली पीढ़ियाँ क्या हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक की, कि संतान मेल कैसे हो जाती है और संतान फीमेल कैसे हो जाती है, यानी कि लड़की कैसे हो जाती है, लड़का कैसे हो जाता है। और क्या लड़की होना ही ज़रूरी है, क्या लड़का होना ही ज़रूरी है, क्या दोनों का अलग अलग इम्पोर्टेंस है, या संतानों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इस विषय पे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।